औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हैदर काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज बाय डॉक्टर उस्मान काज़मी। आज की इस वीडियो में हम जिस डिज़ीज़ का जिक्र करेंगे वो है हेपेटाइटिस सी यानी कि काला यरकान। आप से बहुत से लोग हेपेटाइटिस सी के बारे में बहुत सी मालूमात रखते हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में हेपेटाइटिस सी के बहुत से मरीज़ भी देखे होंगे। आज से कुछ अर्सा कबल हेपेटाइटिस सी एक जानलेवा मर्ज़ तस्वुर किया जाता था जिसका इलाज तकरीबन ना होने के बराबर था, क्योंकि इसमें इतने महंगे इंजेक्शन लगाए जाते थे जो आम लोगों की दस्तरस से बाहर थे। अब इसका इलाज निस्बतन आसान हो गया है, वो आज आपसे डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम आपको जो जो चीज़ें बताएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका स्प्रेड कि ये एक शख्स से दूसरे में किस तरीके से मुंतकिल होता है, उसके अलावा इसकी साइन एंड सिम्टम्स के मरीज़ में ये किस तरीके से प्रेजेंट करता है, इन्वेस्टिगेशंस, इसके ट्रीटमेंट, इसकी प्रोग्नोसिस, और ये भी बताया जाएगा कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन कौन से हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो हजरात हमारे चैनल पर नया हैं उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप अपने नॉलेज में, मेडिकल नॉलेज में इजाफ़ा कर सकें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस सी की 6 मेजर जीनोटाइप्स हैं जिनके बुनियाद पर उनका इलाज किया जाता है। जीनोटाइपिंग की जाती है ताकि जीनोटाइप का पता लगे और उसके मुताबिक हम उसका ट्रीटमेंट करें। इसके इंक्यूबेशन पीरियड है तकरीबन 6 to 7 वीक्स। अब आपको बताते हैं कि हेपेटाइटिस सी का वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में किस तरीके से मुंतकिल होता है। नंबर 1, आईवी ड्रग अब्यूज़र्स, आईवी ड्रग इंजेक्शंस। उसके अलावा इंजेक्शन से, अगर इंजेक्शंस एक शख्स के बाद दूसरे शख्स को उसी सिरिंज से इंजेक्शन लगाया जाए और पहले शख्स को हेपेटाइटिस सी है तो उससे भी वायरस पहले शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि हेपेटाइटिस सी का वायरस पैदा होने वाले बच्चे को उसकी माँ से हो सकता है, उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है। हेपेटाइटिस सी का वायरस आम तौर पर इस तरीके से नहीं होता, इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन उस तरीके से नहीं होती, यानी अगर माँ इन्फेक्टेड है तो उससे पैदा होने वाला बच्चा ज़रूरी नहीं कि उसमें भी हेपेटाइटिस सी का वायरस मुंतकिल हो। इसी तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इसकी हेपेटाइटिस सी के मुकाबले में कम होती है। इसी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग पर भी हेपेटाइटिस सी का वायरस असरअंदाज नहीं होता, यानी कि माँ को अगर हेपेटाइटिस सी है तो उससे पैदा होने वाला बच्चा उम्मीद है कि हेपेटाइटिस सी से पाक होगा और वो माँ अपना दूध भी उसको पिला सकती है। अब बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की कि अलामात क्या होती हैं। आम तौर पर हेपेटाइटिस सी की अलामात या तो बहुत कम होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। इसका इंसीडियस कोर्स है और इस कोर्स के दौरान इसके जो अमीनो ट्रांसफरेजेस हैं, ALT, SGPT वगैरह, ये बढ़ते रहते हैं। कुछ कभी नॉर्मल हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। और इसमें स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस आफ्टर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस इज़ अबाउट 80%। एक्यूट हेपेटाइटिस सी कुछ अरसे के बाद क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद सिरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हेपेटोमा भी हो सकता है, जिसके लिए बायोप्सी वगैरह कराई जाती है और मज़ीद टेस्ट कराए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराई जा सकती हैं। हेपेटोमा वगैरह के लिए या लिवर स्ट्रक्चर देखने के लिए लिवर बायोप्सी या फाइब्रोस्कैन भी करवाया जा सकता है, जो कि नॉन इन्वेसिव है। इसके अलावा हर 6 माह के बाद अमीनो ट्रांसफरेजेस, ALT वगैरह इसके रेगुलरली चेक किए जाते हैं, जिससे हेपेटाइटिस सी की
प्रोग्रेस पता लगती है कि पेशेंट किस साइड पर जा रहा है, आया कि मरीज़ अब बेहतरी की तरफ है या कोई परेशानी वाली बात है कि मज़ीद टेस्ट करवाए जाएँ। अगर क्लिनिशियन महसूस करे तो उसके मज़ीद टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशंस में HCV RNA PCR मेन टेस्ट है। उसके अलावा एंटी HCV अगर पेशेंट पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट को या तो करंट इन्फेक्शन चल रहा है या उसको माजी में कोई इन्फेक्शन था। HCV RNA हमें क्या बताता है? अगर HCV RNA की मिकदार एक कट ऑफ वैल्यू से ज़्यादा है तो हमें पता लगता है कि इसको क्रॉनिक वायरीमिया है, यानी वायरस इसके खून में काफ़ी अरसे से मौजूद है और मोस्ट प्रोबेबली रेप्लिकेट भी कर रहा है। और अगर HCV RNA PCR में नेगेटिव आ गया है, जो कि पहले मरीज़ में पॉजिटिव था, तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि पेशेंट की स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस हो गई है और वायरस अब उसके जिस्म में मौजूद नहीं। अगर इस मरीज़ की ALT SGPT परसिस्टेंटली नॉर्मल आ रहा है, यानी हम 6 महीने प्रोग्रेस कर रहे थे और उसका ALT SGPT मुसलसल नॉर्मल आ रहा है, तो ये एक गुड प्रोग्नोस्टिक साइन है। तो हम ये कहेंगे कि मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ है। लेकिन अगर अमाइनो ट्रांसफेरेजेस इसके परसिस्टेंटली हाई आ रहे हैं तो उसका मतलब ये लिया जाएगा कि ये पेशेंट रेफ़र होगा और टर्शरी केयर सेंटर्स में इसके मज़ीद टेस्ट होंगे और इसको एक स्पेशलिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर PCR मरीज़ का पॉजिटिव है और PCR में वायरल लोड भी बहुत आ रहा है और SGPT ALT भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि HCV की जीनोटाइपिंग करवानी पड़ेगी और इसकी मरीज़ की प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगी। लेकिन अगर PCR मरीज़ का नेगेटिव है और ALT भी नेगेटिव हो गए हैं, तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि इन्फेक्शन अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। अब बात करते चलें इसकी ट्रीटमेंट की। आज से कुछ अर्सा कबल हेपेटाइटिस C एक जानलेवा मर्ज तस्वुर किया जाता था। जिस शख्स को भी हेपेटाइटिस C यानी काला यरकान हो जाता था तो उसके बारे में यही ख्याल किया जाता था कि अब इसका इस मर्ज से वापस आना नामुमकिन है, जबकि अब ये बात नहीं। अब मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 6 हफ्ते में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। 6 हफ्ते का कोर्स इसका स्फास्फोविर और लेडीपेस्विर या स्फास्फोविर और टेक्लाटेस्विर का किया जाता है और ये कोर्स उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस C में कन्वर्शन से भी बचाता है। अब अगर बात करें इसकी प्रोग्नोसिस की, आम तौर पर क्लिनिकल रिकवरी इसकी 3 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है, यानी मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 6 महीने में हमें और पेशेंट को खुद बहुत बेहतर महसूस होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया हूँ। जबकि लैब इन्वेस्टिगेशंस में कुछ अरसा मज़ीद ये टेस्ट पॉजिटिव आते रहते हैं, जैसा कि ALT SGPT वगैरह ज़्यादा रहते हैं। लेकिन एक अच्छा क्लिनिशियन इनको जज कर लेता है और अपने मरीज़ की बेहतरी के लिए कोशा रहता है। ओवरऑल मॉर्टेलिटी रेट इसका लेस दैन 1% है, लेकिन बूढ़े लोगों में इसकी शरह अमवात कुछ ज़्यादा है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में सिरोसिस ऑफ लीवर सबसे मेन चीज़ है, जो कि अगर ट्रीटमेंट की जाए तो उसके चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन अगर एक मरीज़ में हेपेटाइटिस C के साथ हेपेटाइटिस B भी हो गया है तो उसको सिरोसिस होने के और बाद अज़ां हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से अगर किसी हेपेटाइटिस C के मरीज़ को HIV इन्फेक्शन हो गया है तो उसके भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड सिरोसिस के चांसेस एज़ कम्पेयर टू एलोन हेपेटाइटिस C बहुत ज़्यादा होते हैं।
ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हेपेटाइटिस सी का बकिया हिस्सा इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बयान करेंगे। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।